सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितना भी इसको इम्पोर्टेंट कहें ये कम ही है दोस्तों। आपके डीएलएड के लिए सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्तियों की, किसी भी राज्य की, सभी में ये चैप्टर जो है इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अधिगम चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है या बच्चा स्कूल में क्या करने आता है, सीखने आता है, तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। बच्चा किस प्रकार से सीखता है, सीखने का अर्थ क्या होता है और सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी कि किस किस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में जिससे उन्हें विषयों की समझ हो जाए। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अधिगम या सीखना होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ोगे और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ नए अनुभव ग्रहण करता है। इन नवग्रहित अनुभवों से उसके व्यवहार में निरंतर बदलाव आता रहता है। इस प्रकार दैनिक अनुभवों के एकत्रीकरण और उनके उपयोग को सीखना कहते हैं। समायोजन की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में लगातार संशोधन होता रहता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सीखना या अधिगम कहा जाता है। अधिगम की प्रक्रिया सतत और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। लोगों को अपनी क्षमता की अनुभूति सीखने के द्वारा ही होती है। सीखने की प्रक्रिया निरंतरता एवं सार्वभौमिकता पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। हल के अनुसार प्राणी की आवश्यकताएं उसे क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं एवं जो कार्य व्यवहार प्राणी की आवश्यकताओं को काम करता है, प्राणी उस कार्य व्यवहार को सीख लेता है। यही अधिगम का आधार है। यानी कि हल ने यहाँ पर साफ साफ ये चीजें कही हैं कि जब व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को व्यक्ति सीख ही लेता है, अपने व्यवहार में धारण कर ही लेता है। यानी कि जो अधिगम है ये निरंतर प्रयास करने से आता है, धीरे धीरे सीखने से आता है। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो हमें पेंसिल भी पकड़ने नहीं आती, हमें पेन भी पकड़ने नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे ये वही टीचर्स होते हैं जो हमें पेन को पकड़ना सिखाते हैं, फिर हमें लाइन खींचना, उल्टी सीधी टेढ़ी लाइनें खींचना सिखाते हैं, फिर वो हमें 0 बनाना, 1 2 बनाना सिखाते हैं, फिर क ख ग घ, इस तरीके से वो हमें भाषा को सिखाना शुरू करते हैं, ABCD सिखाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। तो जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, सीखना होता है, ये धीरे धीरे ही हमें आता है। एकाएक कोई बच्चा जा करके विद्यालय में पहुंचते ही तो सीधे किताब नहीं पढ़ लेता है। उसको धीरे धीरे पहले हम वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं, फिर मात्राओं का ज्ञान कराते हैं, फिर बच्चा शब्द बोलना शुरू करता है, फिर शब्दों को मिला करके वाक्य बनाना शुरू करता है। तो ये एक सीधे सीधे धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। और इस तरीके से जो अधिगम है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ हर दिन सीखता है और इससे व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा। यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो आदतों और अभिवृत्तियों को के अर्जन को अधिगम कहते हैं, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब स्किनर ने क्या परिभाषा दी है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को ही हम अधिगम कहते हैं। और व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, ये उत्तरोत्तर शब्द आप याद रखिएगा, स्किनर का कथन है ये, स्किनर उत्तरोत्तर, ये शब्द आप याद रखोगे तो आसानी से याद आ जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी है। फिर क्रॉनबेक ने क्या कहा है,
क्रॉनबेक ने सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। इसके बाद मर्फी ने क्या कहा है, अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। गेट्स की क्या परिभाषा है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। जो गेट्स की परिभाषा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स ने कहा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा यानी कि जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे किसी घटना से, किसी भी वस्तु से जो हमें एक्सपीरियंस होता है और जो हमें ट्रेनिंग मिलती है, इन दोनों से ही हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो की भी परिभाषा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं व्यवहार को ग्रहण करना है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ की जो परिभाषा, इसमें देखिए नवीन शब्द आता है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं अर्जित करने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। तो अगर नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाएं ये दो आपको शब्द दिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की है। तो थॉर्नडाइक ने उपयुक्त क्रिया के चयन और उसे उत्तेजना से जोड़ने की प्रक्रिया को अधिगम कहा है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है जो स्थायी तथा अस्थायी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है और ये बिल्कुल सही बात है। जो लर्निंग होती है वो जीवन, बच्चा जब से जन्म लेता है और उसके मृत्यु तक उसका जो पूरा लाइफ सर्किल है, जब वो छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका जो पूरा जीवन है, फिर वो बूढ़ा होता है। ये सारी चीजों, सारी प्रक्रियाओं में इंसान अपने लाइफ के हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर है सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। व्यक्ति स्वयं दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं एवं भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। फिर है सीखना सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। सीखने का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी जीव जंतु, पशु पक्षियों में पाया जाता है। यानी कि जो सीखना है ये सिर्फ मनुष्य नहीं सीखता है, बल्कि संसार के सभी जीवधारी जीव जंतु कुछ ना कुछ अपने जीवन में लर्निंग सीखते ही सीखते हैं। सीखना समायोजन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को नई परिस्थिति एवं वातावरण के अनुकूल बना लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से है। सीखना विकास है। लर्निंग इज ग्रोथ। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यानी कि सीखने से व्यक्ति का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों होता है। फिर है सीखना नया कार्य करना है। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। वुडवर्थ के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, परंतु उसमें उसने एक शर्त लगा दी। उसने कहा कि सीखना नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य पुनः किया जाए और अन्य कार्यों में प्रकट हो। ठीक है। इसके बाद है सीखना अनुभवों का संगठन है। ये किस तरीके से है? सीखना न तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और न ही पुराने अनुभवों का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बात सीखता जाता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता जाता है। जैसे बच्चों को गिनती सिखाई गई, बच्चों को पहाड़े सिखाए गए, बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी प्रक्रिया सिखाई गई। बच्चों को एलसीएम, एचसीएफ सिखाया गया। ठीक है। जब बच्चों को हमने एलसीएम सिखाया तो एलसीएम आप देखोगे तो बच्चे एलसीएम में यहाँ पर ये जो हमने बच्चों को पहाड़े सिखाए हैं ये इसमें काम आते हैं। जो हमने
जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखाया है, ये भी एलसीएम में काम आ रहा है, भाग भी काम आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर जो हम पीछे की चीजें नॉलेज देते जाते हैं, जो वो सीखते जाते हैं, वो आगे की परिस्थितियों में उनको क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो एलसीएम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो भाग की जो प्रक्रिया है वो काम आ रही है एलसीएम में। तो जो भी हमने पीछे सीखा होता है अपने जीवन में, वो आगे चल करके क्या होता है, हमारे काम आता है और हमें नया काम सीखने में वही हमारे पुराने अनुभव काम आते हैं। फिर है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज पर्पजिव, यानी कि इसका कोई ना कोई पर्पज होता है, सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं 9वें पॉइंट पर। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है, यहाँ पर जब किसी काम का जो उद्देश्य होता है वो हमें क्लियर होता है कि अगर हम कोई काम सीख रहे हैं और इस काम से हमें बहुत अधिक ख्याति मिलेगी, बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा, या फिर इस काम को करने से हम बहुत अमीर हो जाएंगे, या कोई ना कोई उद्देश्य होता है जब किसी काम को सीखने का, तो हम उस काम को बहुत ही मन से, बहुत ही अच्छे से करते हैं। जैसे कि एक पता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हम डीएलएड कर रहे हैं, तो हमको पता है हमको एक शिक्षक बनना है, तो इसके लिए हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से सीटेट, यूपी टेट सबको क्वालिफाई करेंगे। फिर हम जब हमारा डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर सुपर टेट की परीक्षा हमें देने को मिलेगी और फिर उसके बाद हम शिक्षक बन पाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है जब हमें पूरा क्लियर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए और मेहनत करते हैं। तो सीखना क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। इसके बाद सीखना विवेकपूर्ण होता है। लर्निंग इज रेशनल। कैसे? मार्सेल का कथन है कि सीखना यांत्रिक कार्य नहीं बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी काम को या किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि जो सीखना होता है उसमें हम हमारे दिमाग और हमारी बुद्धि और हमारे विवेक दोनों का प्रयोग करके ही हम कोई चीज सीख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, बिना सोचे समझे अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें कोई उससे हमें फायदा नहीं होगा। सीखना सक्रिय क्रिया है। लर्निंग इज ए एक्टिव डीड। तो सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियां हैं जो बालक की क्रियाशीलता पर बल देती हैं। अब सीखना खोज है। लर्निंग इज डिस्कवरी। ये कैसे है? तो वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचता है। मर्सेल ने कहा है कि सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर सीखने का जो गुण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखना चाहता है, तभी उस व्यक्ति के अंदर खोज की भावना आती है और अच्छा करने की भावना आती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सीखना क्या है, एक प्रकार का खोज है। इसके बाद देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे के सीखने में एक तरीके से कारक होते हैं। तो देखिए संवेगात्मक संतुलन, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, मानसिक योग्यता, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अध्ययन की अच्छी आदतें आदि कुछ दशाएं अधिगम को प्रभावी बनाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी दशाएं अधिगम प्रक्रिया में बाधक भी होती हैं, जैसे कि पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। अतः अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं। इसके विपरीत जिस बालक में शारीरिक व मानसिक दोष पाए जाते हैं वे असमर्थता के कारण अधिगम प्रक्रिया में जल्दी थकान का अनुभव करने लग जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रभावी एवं शीघ्र अधिगम के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना अति आवश्यक है। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या है तो ऐसे बच्चे अच्छे से पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगेगा। जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे, और जब सीख नहीं पाएंगे तो अधिगम की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। जो लर्निंग प्रोसेस है वो सही से पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चे को आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर्स में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कोई भी सब्जेक्ट में कुछ उसको सही से समझ में आ ही नहीं रहा, वो सही से सीख ही नहीं पा रहा है। तो अगर बच्चे का स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, ठीक है, अगर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों सही नहीं है, कुछ भी सीखने के लिए फिजिकली और मेंटली रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। फिर है परिपक्वता। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई चीज खाली
सीखने के लिए नहीं बल्कि कोई भी काम करने के लिए भी हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। तो देखिए स्लैक वेडर के अनुसार परिपक्वता मूलतः आंतरिक संशोधन की प्रक्रिया है। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, उसे हम परिपक्वता कहते हैं। अधिगम शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व बालक सीखने के लिए सदैव उत्सुक एवं तत्पर रहते हैं। ऐसे बालकों का अधिगम तीव्र होता है। इसके विपरीत शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व बालक में सीखने की क्षमता धीमी होती है। इस कारण इस प्रकार के बालकों को सीखने के लिए अत्यधिक समय और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं होते। कॉल्सनिक ने बताया है कि परिपक्वता एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर है, अतः इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से परिपक्वता जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीखने में। इसके बाद है सीखने की इच्छा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने का, उसको इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर कोई विल पावर ही नहीं है कि मुझे कुछ नया सीखना है, तो उस बच्चे को आप जल्दी कुछ नया सिखा नहीं सकते। तो सीखने की इच्छा रखना अधिगम का एक अनिवार्य घटक है कि अगर टीचर हमें कुछ सिखा रहा है तो उसको सीखने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। यदि बालक सीखने की प्रक्रिया में क्रियाशील रहता है तो अधिगम प्रभावी होता है। अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालक की इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए पाठ के विकास में छात्र का सहयोग लेना चाहिए ताकि वह क्रियाशील बना रहे। अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक को छात्र में रुचि एवं जिज्ञासा को जागृत करते रहना चाहिए। इसके बाद है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अधिगम में प्रेरकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य तक ले जाती है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। प्रेरणा शक्तिशाली हो तो बालक अध्ययन में रुचि अवश्य लेते हैं। नवीन जानकारी को स्थायी तौर पर ग्रहण करने के लिए अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में बालकों की प्रशंसा करके उनको अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए वही चीज कही जा रही है कि अभिप्रेरणा यानी कि बच्चों के अंदर खुद मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ाई के लिए, और अगर उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो ये शिक्षक का काम है कि वो उनको मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे अंदर अभिप्रेरणा नहीं है किसी काम को करने की, हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, तो फिर वो काम हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो अभिप्रेरणा है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे अंदर अगर इच्छा नहीं रहेगी हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसी प्रकार से कोई ना कोई अभिप्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि बार बार जो टीचर्स होते हैं क्लास में, कभी आपके माता पिता का एग्जाम्पल देते हैं, कभी आपको अपना ही एग्जाम्पल दे करके कहते हैं कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पढ़ोगे नहीं आप तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी जो पारिवारिक स्थिति है उसको आप अच्छे से अच्छा नहीं कर पाओगे और स्थिति खराब हो जाएगी। आपके परिवार को अगर आपको आगे ले जाना है या फिर आपको अपने जीवन में अपना कुछ मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ टीचर्स मोटिवेट करते रहते हैं, अभिप्रेरणा जो है वो देते रहते हैं, जिससे बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें। और जब हम अपने लिए अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई भी सर्विस दे रहे हैं समाज में तो उससे समाज का ही भला हो रहा है। ठीक है, और हम अपने समाज में ही योगदान दे रहे हैं तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा समुदाय सब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है विषय सामग्री और उसका महत्व, सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स नेचर। तो देखिए यदि किसी विषय की अध्ययन सामग्री सरल और रुचिकर होगी तो बालक उसे सुगमता से ग्रहण करेंगे। कठिन एवं अर्थहीन विषय सामग्री का अधिगम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आसानी से सीखने के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत का पालन करना चाहिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी, आप कुछ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्लास में, तो बच्चे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई रुचि नहीं लेंगे और उनके अंदर उसको पढ़ने के लिए कोई भी प्रेरणा भी नहीं आएगी। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं जब उनको हम पढ़ा रहे होते तो उनको सरल से कठिन की ओर पढ़ाएं, पहले आसान चीजें पढ़ाएं फिर कठिन चीजों की तरफ उनको ले जाएं। ठीक है, तो जब भी विषय सामग्री हम बच्चों को पढ़ाएं, जो चैप्टर्स हम पढ़ाएं उसको हमेशा सरल से कठिन की ओर बच्चों को लेकर के जाएं, जिससे बच्चे आसानी से चैप्टर्स को सीख पाएं और उनके अंदर सीखने की जो अभिप्रेरणा है वो बनी रहे। फिर है वातावरण यानी कि एटमॉस्फियर।
अधिगम के लिए परिवार, समाज और पाठशाला का उचित वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो हम क्या करते हैं, बारिश के मौसम में हम धान की फसल को लगाते हैं खेतों में। धान की फसल को क्यों लगाते हैं, क्योंकि धान की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और 2 से 3 महीने तक हमारा जो हमारा मानसून है वो रहता है, यानी कि जो बारिश का सीजन है वो रहता है और इसकी वजह से जो धान की फसल है वो आसानी से पक पाती है। ठीक है, अगर अब यही धान की फसल अगर जब हम गेहूं का सीजन हो तब लगाएं तो इसको ना तो एटमॉस्फेयर मिलेगा सही से आसपास और ना ही धान की फसल अच्छे से हो पाएगी। इसी प्रकार से एक बच्चे का जब जन्म होता है किसी परिवार में तो उसके परिवार के, उसके आस पड़ोस के लोगों का, उनके व्यवहारों का उस बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अधिगम के लिए परिवार, समाज और पाठशाला का उचित वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। परिवार और स्कूल में बालक के साथ स्नेहपूर्ण और पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए ताकि उसमें अधिगम के प्रति उत्साह बना रहे। कक्षा में प्रकाश व वायु का अभाव, अत्यधिक शोर तथा अमनोवैज्ञानिक वातावरण से बालक थकान का अनुभव करता है। फलस्वरूप उसके अधिगम में अवधान पैदा हो जाता है। बालकों के प्रति सहयोगात्मक रवैया और उन्हें रुचि प्रदर्शन के लिए उचित अवसर देने चाहिए जिससे कि अधिगम की प्रक्रिया को बल मिल सके। इसके बाद है अधिगम का समय एवं थकान, टाइम ऑफ लर्निंग एंड फटीग। सीखने के समय पर भी अधिगम ग्रहणता निर्भर करती है। प्रातः काल के समय बालक में स्फूर्ति रहती है, अतः अधिगम सरल व शीघ्र होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वह थकान का अनुभव करने लगता है, फलस्वरूप सीखने की क्रिया मंद होने लगती है। इसीलिए जो पहले सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस, मैथ्स, इस तरीके के सब्जेक्ट रखे जाते हैं तो थोड़े टफ होते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश, हिंदी और आर्ट की क्लासेस या ड्राइंग की क्लासेस, ये सब बाद में, एक्स्ट्रा करिकुलम की क्लासेस ये सब बाद में रखी जाती हैं ताकि जो बच्चों की, जब शुरू में बच्चे स्कूल आते हैं सुबह के टाइम में तो उनके अंदर एक स्फूर्ति और ताजगी होती चीजों को सीखने की, तो कठिन विषयों को पहले बच्चों को सिखा दिया जाए। ये तरीका अपनाया जाता है, इस तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद है सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग। शैक्षिक प्रक्रिया में उपयुक्त अध्ययन विधि और अधिगम में भी सीधा संबंध पाया जाता है। सीखने की विधि अनुकूल और रुचिकर होगी तो सीखना अधिक सरल होगा। अगर शिक्षक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके, अच्छे अच्छे कहानियां सुना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोई चैप्टर, तो वो बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाएगा। अध्यापक को प्रभावी अधिगम के लिए परंपरागत विधियों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए खेल विधि और उच्चतर कक्षाओं के लिए योजना व सामूहिक विधि अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। फिर लास्ट में है अध्यापक की भूमिका। तो रोल ऑफ टीचर क्या होता है अधिगम में, तो अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का ही स्थान सर्वोपरि होता है क्योंकि सिखाने वाला तो अध्यापक ही है। वह अपने अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों से बालक को अध्ययन के लिए निरंतर क्रियाशील रख सकता है। अध्यापक की योग्यता, व्यक्तित्व व आचरण आदि अधिगम को प्रभावित करते हैं। योग्य, गुणवान और प्रभावशाली अध्यापक की कक्षा में छात्र रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार अध्यापक का शैक्षणिक स्तर जितना अच्छा होगा अधिगम उतना ही सरल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अध्यापक हैं उनके पढ़ाने का जो तरीका है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो किस तरीके से दे रहे हैं, इससे भी बच्चों के सीखने पर असर पड़ता है क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग प्रकार से पढ़ाते हैं। किस तरीके के टीचर का क्या पढ़ाना क्या बच्चों को अच्छा लग जाए ये हम और आप नहीं जान पाएंगे। तो इस तरीके से वो क्लास के बच्चे ही बता पाते हैं कि उन्हें कितना आसान हुआ सीखने में, कितना आसानी नहीं हुई सीखने में। जब हम लोग के स्कूल में पहले बार कोई शिक्षक पढ़ाने आता था तो जो आचार्य जी थे वो पहले टीचर्स को भेजते थे कक्षा में पढ़ाने के लिए। जब वो डेमो दे लेते थे उसके बाद वो हमारी कक्षा में वापस आते थे पूछने हम लोगों से कि क्या इन टीचर की जो जिस तरीके से जो मेथड से इन्होंने पढ़ाया क्या आप लोगों को समझ में आया। अगर बच्चे कहते थे, हम लोग कहते थे कि हाँ अच्छा था, इनका टीचिंग ऑफ मेथड अच्छा था, तो उनको लिया जाता था स्कूल में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती थी कि जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी हो पाए। एक अच्छा टीचर मिलेगा तो बच्चे भी और अच्छा करेंगे अपने सब्जेक्ट में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए, सारी क्लासेस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।